हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो कल की क्लास में हमने कमिंग ऑफ मुस्लिम्स के बारे में देखा था इंडिया में, जिसमें हमने अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड इन्वेजन्स ऑफ महमूद गजनी एंड मोहम्मद गौरी देखी थी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मोहम्मद गौरीज पीरियड हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी ने अपने कुछ स्लेव कमांडर्स अपॉइंट किए थे दिल्ली में, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपॉइंट करता है, बख्तियार खालजी को वो ईस्टर्न कैंपेन के ऊपर भेजता है, यल्दूस वॉज हिज कमांडर इन गजनी एंड कबाचा वॉज हिज कमांडर इन मुल्तान। अब जैसे ही मोहम्मद गौरी की डेथ होती है तो ये जो स्लेव कमांडर्स होते हैं गौरी के, ये जहाँ जहाँ ये इनकी सीट ऑफ अथॉरिटी होती है वहाँ अपने आप को ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो इनमें से जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली बेस्ड सुल्तान होते हैं, वो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा पावरफुल इमर्ज करते हैं एंड Hence it leads to the establishment of Delhi सल्तनत। तो उसी की कहानी हमने आज की क्लास में स्टार्ट करनी है, द स्टोरी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसकी फाउंडेशन रखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, हु वाज द स्लेव कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी। तो देखते हैं आज की क्लास में मतलब हम क्या हमारा टोटल रहेगा टाइम फ्रेम जिसमें हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। जो टोटल टाइम फ्रेम है दिल्ली सल्तनत का वो है 1206 से 1526। इस 300 साल 350 साल के पीरियड को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सी डायनेस्टी दिल्ली के ऊपर रूल कर रही थी। तो 5 डायनेस्टीज हैं बच्चे दिल्ली सल्तनत की। सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मामलूक डायनेस्टी। मामलूक लिटरली मीन्स स्लेव डायनेस्टी फ्रॉम 1206 टू 1290। ये वाला टाइम फ्रेम बच्चे आपने ध्यान में रखना है। ये टाइम फ्रेम जहाँ तक हो सके आप याद रखने की कोशिश रखना। ये जो इंडिविजुअल डायनेस्टीज के टाइम फ्रेम है, इसके अंदर जो आगे टाइम फ्रेम्स आएंगे वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। टाइम फ्रेम्स बस आपने ये वाले अपने ध्यान में रखने हैं जो लिटरली आपने साल याद में रखने हैं। आगे जो लेक्चर में इतने सारे ढेरों सारे साल आएंगे वो सिर्फ रेफरेंस के लिए, क्रोनोलॉजिकल कंटेक्स्ट एक्सप्लेन करने के लिए। उसको अगर आप लोगों ने रट्टा नहीं भी मारा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो स्लेव डायनेस्टी या मामलूक डायनेस्टी 1206 से 1290। इट वॉज सक्सीडेड बाय द खिलजी डायनेस्टीज के खिलजी भी स्पेलिंग्स प्रोमिनेंस में रहते हैं। खिलजी लिख लो, खलजी लिख लो, एक ही बात है। 1290 से 1320। तुगलक डायनेस्टी फ्रॉम 1320 टू 1414। खलजीज दे वर मिक्स्ड टर्को अफगान्स। ये जो स्लेव डायनेस्टी थी या मामलूक डायनेस्टी थी, ये टर्किश डायनेस्टी थी। तुगलक डायनेस्टी भी टर्किश डायनेस्टी थी। ट्राइब्स टर्क्स की दोनों अलग अलग थी। ये अलबारी ट्राइब ऑफ टर्क्स थी, ये कोरोना ट्राइब ऑफ टर्क्स थी, लेकिन ये प्योर टर्किश डायनेस्टीज थी। सैयद डायनेस्टी फ्रॉम 1414 टू 1451। एंड लास्ट डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत की है दैट इज द लोधी डायनेस्टी। लोधीज के बारे में आपने एडिशनली ये भी याद रखना है, दिस वाज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी टू रूल इंडिया फ्रॉम 1451 टू 1526। तो ये 5 डायनेस्टीज है बच्चे जो दिल्ली सल्तनत वाला हमारा पीरियड कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इन्हीं डायनेस्टीज के बारे में 1 बाय 1 अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्लेव या फिर मामलूक डायनेस्टी। ये अब यू मस्ट बी अब तक आप लोगों को क्लियर होगा कि इस डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस डायनेस्टी की फाउंडेशन ही किसने रखी है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? ही वॉज द स्लेव कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी। तो मिडीवल पीरियड में स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन काफ़ी प्रोमिनेंस में था एंड इसे कोई सच इंसल्टिंग या ह्यूमिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन नहीं समझा जाता था। उस ज़माने में स्लेव्स को प्रॉपरली बेटों की तरह पाला जाता था। बेटों के ऊपर एतबार कम किया जाता था, स्लेव्स के ऊपर एतबार ज़्यादा किया जाता था उस टाइम के ट्रेडिशंस के हिसाब से, मिडीवल इस्लामिक ट्रेडिशंस के हिसाब से। इनफैक्ट उन्हें इस तरह से रेस किया जाता था एंड इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह दी जाती थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग करवाई जाती थी एंड काफ़ी इंस्टांसिस में उन्हें गद्दी भी दी जाती थी, थ्रोन भी दे दिया जाता था। तो इस तरह से स्लेव डायनेस्टी केम इनटू प्रोमिनेंस आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी ये इल्बारी ट्राइब ऑफ द टर्क्स से बिलोंग करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक तो नहीं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं इल्तुमिश, ही बिलोंग टू द इल्बारी ट्राइब ऑफ द टर्क्स। एंड जो काफ़ी सारे रूलर्स सक्सीड करते हैं इल्तुमिश को, वो इल्तुमिश की डायनेस्टी, इल्तुमिश की फैमिली से ही लिंक्ड होते हैं बहुत सारे रूलर्स। तो इसलिए डायनेस्टी को ही हम इल्बारी डायनेस्टी भी बोल देते हैं।
कुछ हिस्टोरियंस ऑब्जेक्ट करते हैं कि हमें मामलूक वर्ड नहीं यूज करना चाहिए इस डायनेस्टी के लिए। वो क्यों? क्योंकि मतलब ढेरों सारे रूलर्स आए हैं इस डायनेस्टी से। कुतुबुद्दीन ऐबक आए हैं, उसके बाद उसके बेटा आराम शाह, फिर इल्तमिश के बाद और थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। रजिया सुल्तान सक्सीडेड बाय सम ऑफ हर कजन्स। तो काफ़ी सारे रूलर्स आते हैं। अब इतने सारे रूलर्स में से सिर्फ 3 रूलर्स ही ऐसे थे जो प्रॉपर स्लेव्स थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तमिश, ही वॉज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बलबन, ही वॉज द स्लेव ऑफ इल्तमिश। सिर्फ ये 3 रूलर्स ही थे जो एक्चुअली स्लेव्स थे। एंड ये भी वो स्लेव्स थे जिन्हें अल्टीमेटली फ्री कर दिया था इनके मास्टर्स ने। तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं यार 10 रूलर्स में अगर 3 स्लेव हो गए तो डायनेस्टी का नाम थोड़ी स्लेव डायनेस्टी रख लोगे। तो इसलिए वो कहते हैं इल्बारी डायनेस्टी, इस डायनेस्टी को बोलना ज़्यादा अच्छा टर्म रहेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूलर्स इसी ट्राइब ऑफ टर्क से बिलोंग करते थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सुल्तान्स कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तमिश एंड बलबन। अब सुल्तान्स तो बहुत सारे हैं लेकिन ये सुल्तान्स बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान्स हैं दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि इनके टाइम पे काफ़ी रिमार्केबल चीज़ें हुई हैं, कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से दिल्ली सल्तनत जानी जाती है, स्लेव डायनेस्टी जानी जाती है। तो इनके बारे में अब 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूल इन दिल्ली। यहाँ पर वर्ड इंडिपेंडेंट इज इंपॉर्टेंट। मोहम्मद घौरी ने दिल्ली वाला रीजन अपने कंट्रोल में लेके आए थे, दिल्ली अजमेर वाला, आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान, आफ्टर डिफीटिंग जयचंद। ये जो पूरा एरिया था पंजाब से लेके दिल्ली अजमेर कन्नौज तक का जो रीजन था, दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मोहम्मद घौरी। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपना स्लेव कमांडर अपॉइंट कर देते हैं, तो जो छोटे मोटे लोकल रूलर्स होते हैं उनको कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीट कर देते हैं। लेकिन अभी भी ये जो रीजन था, इट वॉज लिंक्ड टू दी घुरिद स्टेट बेस्ड इन घुर। अफगानिस्तान में घुर बेस्ड जो घुरिद एम्पायर था उसका पार्ट था। इंडिपेंडेंट किंगडम नहीं था, इंडिपेंडेंट सल्तनत नहीं थी। द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट रूल गोज टू कुतुबुद्दीन ऐबक। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घौरी क्या होता है, जैसा मैं 2-3 बार पहले बता चुका हूं कि स्लेव कमांडर्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अब कुछ नाम आप याद रखेंगे। यल्दूस, ये YA के साथ भी लिखा जाता है, यल्दूस। ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ गजनी बाय मोहम्मद घौरी। घौरी की डेथ के बाद गजनी में ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। बदाऊन, जैसे ही घौरी की डेथ होती है, जो कन्नौज बदाऊन वाला यूपी वाला जो रीजन है, वहां रूलर होते हैं हरीश चंद्र, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ जयचंद। जयचंद को हराया था ना गौरी ने बैटल ऑफ चंदवाद में, तो जयचंद के सक्सेसर होते हैं हरीश चंद्र। इस रीजन में, बदौन वाले रीजन में, कन्नौज बदौन वाले रीजन में हरीश चंद्र अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं ऑन द डेथ ऑफ मोहम्मद घौरी। यल्दूज अपने आप को गजनी में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है एंड घोषणा कर देता है कि जी दिल्ली वाला जो सारा इलाका है तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए क्योंकि मैं सक्सेसर हूं मोहम्मद घौरी का। इन दोनों रूलर्स को कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीट करता है एंड हेंस जब ये डिफीट करता है उसी के साथ इंडिपेंडेंट रूल इन दिल्ली की इस्टेब्लिशमेंट होती है। लेकिन अभी ये बहुत कमज़ोर फाउंडेशन होती है। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट नहीं किया होता। यल्दूस को वो हरा तो देता है, गजनी के ऊपर वो कब्जा भी कर लेता है फॉर अ टाइम बीइंग, लेकिन यल्दूस दोबारा से गजनी के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेता है। इसी तरह से जो लोकल रूलर्स होते हैं नॉर्थ इंडिया के, वो पूरी तरह से सबड्यूड नहीं होते हैं। तो काफी शेकी फाउंडेशंस थी अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। इनफैक्ट दिल्ली वाज नॉट इवन द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी कैपिटल क्या थी? लाहौर। लाहौर से वो एडमिनिस्ट्रेशन रन करता था। तो अभी सल्तनत को साउंड फुटिंग्स पे ले जाना बाकी था। कौन करेगा ये काम? कुतुबुद्दीन ऐबक कर देते, लेकिन इनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है वाइल प्लेइंग पोलो। ये खेल रहे होते हैं, पोलो खेल रहे होते हैं, चौगान। पोलो के लिए वर्ड यूज किया जाता है चौगान। तो पोलो खेल रहे होते हैं, हॉर्स से गिर के, घोड़े से गिर के इनकी डेथ हो जाती है 1210 में। तो अभी भी फाउंडेशन ऑफ सल्तनत काफी शेकी है। इनके जो सक्सेसर होते हैं वो रियल फाउंडेशन रखेंगे, वो उन्हें रियल कंसोलिडेटर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। क्या है उनका नाम?
इल्तुतमिश। लेकिन स्टोरी इतनी इजी नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होगी एंड उसके बाद उनके सक्सेसर आगे इल्तुतमिश। थोड़ा सा पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी आता है। इस इंस्टेबिलिटी के पीरियड में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे होते हैं आराम शाह, वो गद्दी पे बैठते हैं, वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं। लेकिन जिसका नाम ही आराम शाह हो, उसने क्या तो एडमिनिस्ट्रेशन रन करनी है। तो ही वॉज अ वेरी प्लेजर लविंग किंग। ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय टर्किश नोबल्स। जो इंपॉर्टेंट नोबल्स ऑफ द टाइम्स थे वो आराम शाह को नहीं पसंद करते थे। उन्होंने क्या किया, आपसी सहमति से उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट नोबल थे उस टाइम पे, इल्तुतमिश को इनवाइट किया गया, आप सुल्तान बन जाओ। तो नोबल्स की सपोर्ट के साथ he himself was a very important noble during the times of Qutbuddin Aibak. In fact, he was son-in-law of Qutbuddin Aibak. He was governor of Badaun ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोबल थे और टर्किश नोबल्स ने भी इन्हें सपोर्ट किया एंड दिल्ली में ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं आराम शाह को डिफीट करके। लाहौर में आराम शाह को डिफीट करके दिल्ली में अपने आप को ये सुल्तान घोषित कर देते हैं। इस तरह इल्तुतमिश गद्दी पे बैठते हैं विद द टाइटल शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। इन्हें बोला जाता है रियल कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, ही बिलोंग टू द इल्बारी ट्राइब ऑफ द टर्क्स। अब सवाल उठता है कि इन्हें रियल कंसोलिडेटर क्यों बोला जाता है? ऐसा क्या किया इल्तुतमिश ने कि इसे रियल कंसोलिडेटर बोला जाता है? 2-3 तरीकों से इन्होंने सल्तनत को कंसोलिडेट किया, इसकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मोर इम्पोर्टेंटली टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लाइक टेरिटोरियल कंक्वेस्ट का जो प्रोजेक्ट ऐबक ने स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट करते हैं इल्तुतमिश। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि घोरी की डेथ के बाद घुर में तो इंस्टेबिलिटी आ गई। अभी इवन दो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यिल्दूस को डिफीट कर दिया था गजनी में, लेकिन यिल्दूस की पावर कंप्लीटली सबड्यू नहीं हुई थी, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुई थी। यिल्दूस फिर से गजनी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाता है एंड फिर से क्लेम करता है कि दिल्ली वाला सारा रीजन तो मेरे पास आना चाहिए क्योंकि मैं मोहम्मद घौरी का सक्सेसर हूँ। था नहीं वो क्लेम करता था कि मोहम्मद घौरी का सक्सेसर है वो, तो इसलिए दिल्ली वाला सारा रीजन, अजमेर वाला सारा रीजन उसके कंट्रोल में आना चाहिए। एंड यिल्दूस वाज नॉट द ओनली पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज अ कमांडर बाय घौरी। इसके अलावा कबाचा भी था जो मुल्तान का गवर्नर था। मुल्तान एंड उच्च वाला जो एरिया, अपर सिंध वाला एरिया, वहां कबाचा वाज दी गवर्नर। यिल्दूस गजनी में गवर्नर था। इसके अलावा अभी खलजी मलिक्स भी हैं। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, जिसे ईस्टर्न कैंपेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मोहम्मद गौरी ने, ये बंगाल में ही अपने आप को इंडिपेंडेंट सुल्तान घोषित कर देता है। 1206 में बख्तियार खलजी की भी डेथ हो जाती है। फिर उसके जो सक्सेसर्स होते हैं, नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक अम्ब्रेला टर्म आप याद रखो, खलजी मलिक्स ऑफ बंगाल। इन्होंने बंगाल के ऊपर अपना इंडिपेंडेंट कंट्रोल बनाया हुआ था। अब इन सब के क्लेम्स को डिफीट करके ही दिल्ली सल्तनत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसे मेंटेन किया जा सकता था कि अब पूरे नॉर्थ इंडिया में एक सिंगल किंगडम है जिसने अपना दबदबा बनाया हुआ है। तो इल्तुतमिश इस चीज को, इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करता है? सबसे पहले तो सर्कमस्टांसेस उसकी हेल्प करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर एक सेकेंड, थोड़ा सा खुले मैदान में बात करते हैं। सबसे प्रॉब्लमेटिक था उसके लिए यिल्दूस, लेकिन सर्कमस्टांसेस इल्तुतमिश की हेल्प करते हैं। चंगेज खान 1200 के आसपास, 1206 ऑनवर्ड्स अपना एक वर्ल्ड एम्पायर बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। मंगोलिया से स्टार्ट करता हुआ चाइना, सेंट्रल एशिया वाला पूरा रीजन है, ये अपने कंट्रोल में लेके आता है। इसी एक्सपेंशन के दौर में चंगेज खान का जो एम्पायर है, जैसे चंगेज खान के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आजकल चंगेज खान के स्पेलिंग ये है गेंगिस खान। तो मंगोल एम्पायर एक्सपैंड करता हुआ जो सेंट्रल एशिया में उस टाइम पे कंटेम्परेरी पावर होती है, ख्वारिज़्म शाही एम्पायर।
कल की क्लास में मैंने एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया था ताकि इन टर्म से आपकी फेमिलियरिटी रहे, ताकि जब हम बात करें कि ख्वारिज़्म, आपको पता हो कि किस रीजन की हम बात कर रहे हैं। ख्वारिज़्म शाही एम्पायर किस रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो मंगोलिया से स्टार्ट करते हुए सेंट्रल एशिया, अरल सी की तरफ बढ़ते हुए मंगोल एम्पायर की बाउंड्रीज मैच कर जाती हैं ख्वारिज़्म शाही, या उसके जो नेबरिंग किंगडम बन जाता है ख्वारिज़्म शाही किंगडम। अब चंगेज खान इस रीजन में भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। पहले तो वो ट्रेडिंग रूट्स ओपन करना चाहते हैं, तो वो ख्वारिज़्म शाही प्रिंस को एक अपनी एम्बेसी भेजते हैं, अपने 3 एम्बेसडर्स भेजते हैं कि यार हम ट्रेड करना चाहते हैं वेस्ट एशिया के साथ, तो हमारे कारवां यहाँ से गुजरेंगे आपके किंगडम में से, ख्वारिज़्म शाही किंगडम में से, अरल सी वाले रीजन में से, तो आप हमारे कारवांस को ट्रांजिट दे देना, मतलब पास करने की परमिशन देना ना, उनसे कोई टैक्स टुक्स ज़्यादा ना कलेक्ट करना। तो ख्वारिज़्म शाही प्रिंस क्या करता है, ख्वारिज़्म शाही रूलर क्या करता है, मोहम्मद II होते हैं उनके रूलर। अब ये याद इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, रूलर का नाम क्या था। ख्वारिज़्म शाही रूलर चंगेज खान के एनवॉयस को बिहेड कर देता है, मार देता है। अब चंगेज खान जिसने पूरे चाइना वाले रीजन में इतनी त्राही त्राही मचाई हो, जिसके एम्बिशंस हों वर्ल्ड एम्पायर इस्टेब्लिश करना है, उसके एम्बेसडर्स को आपने बिहेड कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो चंगेज खान ऑफेंड हो जाता है। अब वो अटैक करता है ख्वारिज़्म शाही रूल के ऊपर, ख्वारिज़्म वाले रीजन के ऊपर, ख्वारिज़मिड एम्पायर के ऊपर परस्यू करता है इसके रूलर मोहम्मद II को। उसके बेटे होते हैं जलालुद्दीन मिंग बिरनू, इन दोनों को चंगेज खान परस्यू करता है एक जगह से दूसरी जगह। इन दी मीनवाइल, मतलब वो सारे जो ख्वारिज़मिड एम्पायर के इंपॉर्टेंट शहर होते हैं, सेंट्रल एशिया के इंपॉर्टेंट शहर होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जो बाप बेटा होते हैं ख्वारिज़्म शाही रूलर एंड उसके बेटे जलालुद्दीन मिंग बिरनू एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। अल्टीमेटली मतलब इसके फादर की तो 1220 में डेथ हो जाती है, मोहम्मद II की डेथ हो जाती है, लेकिन जलालुद्दीन मिंग बिरनू भागते हुए इंडिया की तरफ आते हैं। हेंस दिस स्टोरी, मतलब इतना सारा सेंट्रल एशियन ड्रामा हमारे किस काम का है कि ख्वारिज़्म शाही प्रिंस जलालुद्दीन मिंग बिरनू while he was being pursued by Genghis Khan, he starts moving towards India. गेंगिस खान का ऑब्जेक्टिव था, चंगेज खान का ऑब्जेक्टिव था कि इसको पकड़ के इसको भी मारा जाए। तो चंगेज खान इसे परस्यू करता हुआ रिवर इंडस तक आता है। रिवर इंडस पे, ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एक बैटल लड़ी जाती है जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ इंडस, जिसमें चंगेज खान जलालुद्दीन मिंग बिरनू ख्वारिज़्म शाही प्रिंस को डिफीट कर देता है। अब उसकी आर्मी तो डेसिमेट हो जाती है, वो डिफीट कर देता है, लेकिन प्रिंस अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो इंडस रिवर में कूद जाता है एंड स्विम करके दूसरी साइड, इंडिया वाली साइड आ जाता है। तो इस तरह से जान बचाता हुआ वो पंजाब वाली टेरिटरी में एंटर करता है। पंजाब वाली टेरिटरी में कौन है? पंजाब वाली टेरिटरी में कबाचा बैठा हुआ है। अब कबाचा अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए जलालुद्दीन मिंग बिरनू को अपोज करता है, लेकिन जलालुद्दीन मिंग बिरनू कबाचा को डिफीट कर देता है। कबाचा बेचारा लाहौर का कंट्रोल जलालुद्दीन के पास छोड़ के खुद मुल्तान में चला जाता है। पूरा पंजाब वाला रीजन ही कबाचा के पास होता है, तो कबाचा लाहौर का कंट्रोल जलालुद्दीन मिंग बिरनू के पास छोड़ के खुद मुल्तान चला जाता है। अब जलालुद्दीन मिंग बिरनू लाहौर में बैठा हुआ इल्तमिश को प्रपोज करता है कि देख, तू भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम। ये चंगेज खान ने सारी दुनिया में त्राही त्राही मचाई हुई है, सारे इस्लामिक किंगडम्स को ये डिस्ट्रॉय करने पर उतार हुआ है, तो हम दोनों मुस्लिम भाई इसके अगेंस्ट एक अलायंस बना लेते हैं। तो इल्तमिश को अलायंस का प्रपोजल भेजता है एंड इनफैक्ट उसको बोलता है कि तू मुझे दिल्ली आने दे, अपनी कोर्ट में थोड़ा टाइम रख, अपने पास मुझे थोड़ा टाइम रख, हम एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाएंगे एंड चंगेज खान को डिफीट करेंगे। अब इल्तमिश लेकिन स्मार्ट होता है, वो इसकी बातों में नहीं आता। उसको पता होता है कि चंगेज खान से पंगा लेना मतलब कि अपनी पूरी जो अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश सल्तनत है उसको डेंजर में लेके आना, उसको एंडेंजर कर देना। तो बहुत ही डिप्लोमेटिकली वो उसे बोल देता है, मतलब डिप्लोमेटिकली एज वेल एज मिलिटरीली वो उस चीज़ को अपोज करता है।
डिप्लोमेटिकली उसे बोल देता है कि यार यहाँ का टेम्परेचर, तू ठंडे इलाकों में रहने वाला इंसान है, इंडिया का टेम्परेचर तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, दिल्ली आएगा बहुत गर्मी होती है, धूल मिट्टी से ही परेशान हो जाएगा, तो तू दिल्ली ना आ, तू वहाँ पे अपने ठंडे इलाके में रह, थोड़ा सा पंजाब, वैसे तो तुझे पंजाब में भी नहीं रहना चाहिए, तू वापस जा अपने सेंट्रल एशिया में, वहाँ पर इंजॉय कर, यहाँ का टेम्परेचर वैसे ही तेरे लिए अच्छा नहीं है। मिलिटरीली वो क्या करता है, मिलिटरीली वो अपनी आर्मी के साथ लाहौर की तरफ मार्च करना स्टार्ट करता है। अब जैसे ही इल्तुतमिश की आर्मी लाहौर की तरफ मार्च करती है, जलालुद्दीन मिंग बिदनू वैसे ही भगौड़ा होता है, उसकी काफ़ी वीक पोजीशन होती है, तो वो लाहौर का किला छोड़ के मुल्तान की तरफ जाता है। मुल्तान में कबाचा होता है, कबाचा को फिर से डिफीट करता है, कबाचा को डिफीट करके वो सिंध की तरफ जाता है, सिंध से वो भाग के वापस पर्शिया की तरफ चला जाता है। तो 1220 के अराउंड ये इंडिया में आता है, 1224 में ये इंडिया छोड़ के वापस पर्शिया की तरफ चला जाता है। अराउंड 4 साल का पीरियड है जलालुद्दीन मिंग बिदनू इंडिया वाले पोर्शन में रहता है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला पोर्शन है वहां पे रहता है। ऑल दिस वाइल ये 4 साल क्या करता है, कबाचा की पोजीशन को बहुत वीकन कर देता है, कबाचा की जो अथॉरिटी है उसे बार बार चैलेंज करता है, 2 बार बैटल में इसे हरा देता है, तो कबाचा काफी वीकन हो चुका है। अब इल्तुतमिश के लिए बहुत इजी है कबाचा को डिफीट करना, जो कि ये करेगा एक बार जलालुद्दीन इंडिया से बाहर निकल जाए। बाद में आप मतलब स्टोरी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी है, लेकिन जस्ट सो यू नो अल्टीमेटली चंगेज खान उसे परस्यू करता करता मतलब जहाँ जहाँ जलालुद्दीन मिंग बिदनू जाता है वहाँ वहाँ चंगेजी आर्मीज उसे परस्यू करती हैं एंड अल्टीमेटली मतलब उसे लाइक पकड़ लेती हैं एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो चंगेज खान वाला एपिसोड है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है इन इल्तुतमिश अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट न्यूली फॉर्म्ड दिल्ली सल्तनत। रिसेंटली फॉर्म्ड दिल्ली सल्तनत को किस तरह इल्तुतमिश बचाता है चंगेज खान से। इन फैक्ट मतलब दिल्ली सल्तनत वॉज वन ऑफ द ओनली स्टेट्स, मतलब बहुत कम स्टेट्स थी जो कि चंगेज खान की फ्यूरीज को झेल पाई हैं, से बच पाई हैं। चंगेज खान बस इंडस वाले रीजन तक ही आता है, इंडिया में प्रॉपर वो एंटर ही नहीं करता, क्योंकि इल्तुतमिश जलालुद्दीन मिंग बिदनू को दिल्ली आने की परमिशन ही नहीं देता, इनफैक्ट उसे अपोज करता है मिलिटरीली। तो इस तरह से ये अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करता है। अब इस कंटेक्स्ट में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखोगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यिल्दूस दिल्ली के ऊपर अपना क्लेम ले करता है कि मैं जी घोरी का सक्सेसर हूं, इसलिए बनता है कि दिल्ली एंड अजमेर वाले रीजन के ऊपर मेरा कंट्रोल हो। इल्तुतमिश इस चीज को किस तरह से टैकल करता है। 1216 में बैटल ऑफ तराइन होती है। 2 बैटल्स ऑफ तराइन आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, जिसमें मोहम्मद घौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में कंटेस्ट होता है। पहली में पृथ्वीराज चौहान डिफीट कर देते हैं घौरी को, दूसरी में घौरी डिफीट कर देता है पृथ्वीराज चौहान को। अब ये तीसरी बैटल ऑफ तराइन कौन सी है, इसमें यिल्दूस गजनी से जब एक्सपेल कर दिया जाता है, किसके द्वारा, जलालुद्दीन मिंग बिदनू द्वारा, ये भाग के आ जाता है लाहौर। लाहौर से ये क्लेम ले करता है कि मैं दिल्ली का रूलर हूं। अब इल्तुतमिश जाके कहता कि आजा, अगर दिल्ली का रूलर है तो आके ले ले कंट्रोल। वो आने लगता है, रस्ते में तराइन में बैटल होती है बिटवीन इल्तुतमिश एंड यिल्दूस, जिसमें इल्तुतमिश यिल्दूस को मार देता है। मतलब बैटल में नहीं मारता, उसे अरेस्ट कर लेता है, अरेस्ट करके बदाऊन ले जाता है, उसका जो होम इक्ता होता है वहां पर, उसकी सड़कों में उसकी पहले तो परेड करता है एंड देन उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो यिल्दूस की कहानी इस तरह से खत्म करता है इल्तुतमिश। देन आफ्टर द डेथ ऑफ यिल्दूस कबाचा फिर से लाहौर ऑक्यूपाई कर लेता है। लाहौर ऑक्यूपाई करने के बाद चंगेज खान ख्वारिज़मिड अंपायर के ऊपर अटैक कर देता है 1219 में एंड हेंस परस्यू करता हुआ जलालुद्दीन मिंग बिदनू को चंगेज खान इंडस पे आता है, जहां होती है बैटल ऑफ इंडस इन 1221। उसके बाद की स्टोरी हमने डिस्कस की है कि 1221 से लेके 1224 तक जलालुद्दीन मिंग बिदनू इंडिया रहता है एंड अल्टीमेटली वो पर्शिया चला जाता है। इस तरह से इल्तुतमिश चंगेज खान से अपनी सल्तनत को बचाता है। नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेंशंस क्या करता है, या और वो टेरिटोरियल कंक्वेस्ट क्या है इल्तुतमिश के, 1225 से 1227 वाले पीरियड में खलजी मलिक्स को वो डिफीट करता है बंगाल में।
नाउ दैट माई नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इज क्लियर, आई एम सेफ फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब मैं देखता हूं कि ये बंगाल में खलजी मलिक्स क्या कर रहे हैं। तो 1225 से 1227 में खलजी मलिक्स को डिफीट करता है। उसके बाद 1228 में कबाचा को डिफीट कर देता है एंड पूरा ये जो सिंध वाला रीजन है, मुल्तान सिंध पंजाब वाला रीजन है, ये अपने कंट्रोल में लेके आता है। सो बाय द एंड ऑफ इल्तुतमिश पीरियड Delhi Sultanat's authority was established all over North India, from Sindh, Punjab to Bengal. This entire region was part of Iltutmish domain. अपनी अथॉरिटी को थोड़ा सा एक लीगल स्टैंप देने के लिए ये अब्बासिद कैलिफ से मंसूर सीख करता है, रिकॉग्निशन सीख करता है कि देखो इंडिया में मैंने इस्लामिक अंपायर को चंगेज खान से भी बचाकर रखा हुआ है, आप मेरी अथॉरिटी को इंडिया में रिकॉग्नाइज कीजिए। और अब्बासिद कैलिफ बहुत ही खुशी खुशी इसे मंसूर प्रोवाइड करता है, एक लेटर ऑफ रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है 1229 में। कैलिफ का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अल मुस्तनसीर वाज द नेम ऑफ द कैलिफ, द नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से ये अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करता है। अब इसकी डेथ होती है 1236 में, 1236। अभी हमने जितनी भी डिस्कशन की है ये ना टेरिटोरियल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से की है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इल्तुतमिश के टाइम की कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह से दिल्ली सल्तनत को एक साउंड फुटिंग पे रखा, उसने किस तरह से फिस्कल एंड मॉनेटरी फाउंडेशन रखी दिल्ली सल्तनत की। अभी तक हमने टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, कॉइनेज, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की है। हमें पता भी नहीं है कि घोरी ने आके क्या किया, किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया या कैसे है। इट वॉज इल्तुतमिश हु लेड साउंड फिस्कल फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। किस तरह से, अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फुटिंग में आप दो कंसेप्ट्स ध्यान में रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला है द इंस्टीट्यूशन ऑफ चालीसा। चालीसा लिटरली कैन बी रिटन एज 40। तुर्कने चिहलगनी भी बोलते हैं इसे, तुर्कने चिहलगनी, चालीसा या फिर 40। ये क्या था? अब याद करो इल्तुतमिश गद्दी पे किस तरह से बैठा था। इंपॉर्टेंट टर्किश नोबल्स ऑफ द टाइम इसे सपोर्ट करते हैं एंड बोलते हैं कि यार तू ही गद्दी पे बैठ जा, ये आराम शाह तो वैसे आराम करता रहेगा, इसके रूल में हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ये नोबल्स को क्या प्रॉमिस करता है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, हम सब एक्सपैंड करेंगे। जैसे जैसे स्टेट एक्सपैंड करेगी आपको स्टेट की एक्सपेंशन में हिस्सा मिलेगा, जो फ्रूट्स ऑफ एक्सपेंशन है वो आपको मिलेंगे। तो आपकी ही सहमति के साथ मैं स्टेट को रन करूंगा एंड स्टेट को रन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं आपको मैं उन ऑफिसेज में अपॉइंट करूंगा। तो उसके लिए एक इनफॉर्मल सा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करता है तुर्कने चिहलगनी, या जिसे चालीसा भी बोलते हैं। दूसरा क्या था? अब ये जो सल्तनत की बाउंड्रीज एक्सपैंड हो रही है, हम मिल बांट के रूल करेंगे, किस तरह करेंगे? तो ये कहता है कि जी हम पूरी सल्तनत को इक्तास में डिवाइड कर देंगे। इक्तास क्या थी? टेरिटोरियल असाइनमेंट्स थी। टेरिटोरियल असाइनमेंट्स थी जो कि नोबल्स को दी जाती थी। अब एक नोबल जिसे एक इक्ता असाइन किया गया है, एक लैंड, एक टेरिटरी असाइन की गई है, उस इक्तादार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहली बात तो इक्तादार, हम एक इक्ता को गवर्न करने वाले बंदे को हम इनफॉर्मली बोल देते हैं इक्तादार, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है वली या फिर मुक्ति। वली या फिर मुक्ति बोला जाता था उस नोबल को जिसे एक इक्ता असाइन किया गया है। इनफॉर्मल टर्म्स में आप इक्ता का हेड इक्तादार बोल सकते हो। तो एक इक्तादार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ही वॉज सपोज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन हिज इक्ता। जिस इक्तादार को जो इक्ता मिला है, जो लैंड मिली है, जो टेरिटरी मिली है, उस टेरिटरी में वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। फिर he was supposed to collect revenue from his इक्ता।
अपनी लैंड में से, जो पेजेंट्स एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं, विलेजेस हैं, वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो इक्तादार। और क्या करेगा? ही वुड मेंटेन ट्रूप्स, मिलिट्री रोल भी था, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही वॉज सपोज टू मेंटेन ट्रूप्स, मिलिट्री अपनी फौजें रखेगा, मेंटेन करेगा जब लड़ाई होगी। इमेजिन कि इल्तुतमिश ने क्या बोला हो कि हम आपसी सहमति से ही सल्तनत की बाउंड्रीज को एक्सपैंड करेंगे, सबका फायदा होगा, सबका साथ सबका विकास है। तो फौज भी इल्तुतमिश ने ऐसा नहीं किया हुआ था कि सारी एक राजा की सेंट्रल कंट्रोल में एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी हुई है। आर्मी वॉज डिस्पर्स्ड विद डिफरेंट नोबल्स, हर नोबल की, हर इक्तादार के पास कुछ फौज होती थी। जब लड़ाई होती थी वो इक्तादार उस फौज को कंट्रीब्यूट करता था एंड इस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तो इनके पास मिलिट्री रोल भी था, इसने फौजों को भी मेंटेन करना होता था। अब इक्तादार ये सारा काम फ्री में तो करेगा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फौजों को मेंटेन करना है। इक्तादार वॉज अ सैलरीड पर्सन, इसे सैलरी दी जाती थी, ये इसकी जागीर नहीं हो गई है, ये ट्रांसफरेबल रेवेन्यू असाइनमेंट थी। हर 2-3 साल बाद एक इक्तादार का इक्ता ट्रांसफर कर दिया जाता था, कभी इस डिस्ट्रिक्ट में डीसी लगा दिया, कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डीसी लगा दिया, एसएसपीज की ट्रांसफर होती रहती है। उसी तरह से इल्तुतमिश को भी पता था कि अगर एक इक्ता परमानेंटली किसी ऑफिसर को मैंने दे दिया तो वो तो वहां का राजा ही बन के बैठ जाएगा, तो कभी इधर कभी उधर ट्रांसफर कर दिया जाता था इक्तादार्स को। लेकिन फिर इक्तादार्स को मिलता क्या था? इक्तादार्स को मिलती थी सैलरी। वो किस तरह से? अब इक्तादार्स ने भाई रेवेन्यू कलेक्ट करना है, इक्तादार्स ने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जितनी उनकी सैलरी बनती होगी डिपेंडिंग अपॉन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी सैलरी वो इस रेवेन्यू में से डिडक्ट कर लेंगे। जो सरप्लस मनी होगा ये सेंट्रल ट्रेजरी को भेज देंगे। तो अदरवाइज तो आइडिया ये था कि इक्तादार रेवेन्यू कलेक्ट करके सेंट्रल ट्रेजरी को भेजेगा। अब इसमें इनोवेशन क्या आ गई? इक्तादार रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, अपनी सैलरी खुद ही काट लेगा एंड जो सरप्लस होगा वो सेंट्रल ट्रेजरी को भेजेगा। इस तरह से बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन रन की जाती थी सल्तनत में। एक आप वर्ड है वो ध्यान में रखेंगे, फवाजिल। ये बोला जाता था रेवेन्यू सरप्लस को। वो जो मैं बोल रहा हूँ कि अपनी सैलरी डिडक्ट कर ली, जो सरप्लस बचा वो सेंट्रल ट्रेजरी को भेजा, वो रॉयल ट्रेजरी को भेजा। वो सरप्लस के लिए वर्ड यूज किया जाता था फवाजिल, कि फवाजिल सेंट्रल ट्रेजरी में भेजा जाएगा। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने फाउंडेशन रखी दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन की। फिस्कल एंड मॉनेटरी फाउंडेशन किस तरह से? सबसे पहले तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को थोड़ा सा इसने सिस्टमेटाइज करने की कोशिश की। यूजली 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज टेकन एज लैंड रेवेन्यू, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज टेकन एज लैंड रेवेन्यू। फिर फिस्कल फाउंडेशंस के लिए या मॉनेटरी फाउंडेशंस के लिए क्या करता है? लेड द फाउंडेशन ऑफ बेसिक कॉइनेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। 3 तरह के कॉइन्स ये इंट्रोड्यूस करता है, गोल्ड टंका, सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल। टंका एंड जित्तल वर द 2 coins that were introduced by इल्तुतमिश। टंका जो कॉइन था ये 2 मेटल्स में था, गोल्ड में भी था, सिल्वर में भी था। जित्तल कॉइन वाज इन कॉपर। तो ट्राई मेटेलिक करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड माइंड इट, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इल्तुतमिश ने एस्टेब्लिश किया है, फिस्कल सिस्टम इल्तुतमिश ने एस्टेब्लिश किया है, मॉनेटरी सिस्टम इल्तुतमिश ने एस्टेब्लिश किया है, सिर्फ इल्तुतमिश ही नहीं, सिर्फ स्लेव डायनेस्टी ही नहीं, रादर पूरी दिल्ली सल्तनत में यही सिस्टम चला है। ये ट्राई मेटेलिक करेंसी पूरी दिल्ली सल्तनत चली है। डायनेस्टी चाहे बदल जाए लेकिन करेंसी यही चलेगी। डायनेस्टी चाहे बदल दे
बदल जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वही चलेगा, इक्तादारी सिस्टम। लैंड रेवेन्यू, मोस्ट ऑफ द रूलर्स ने 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस ही लैंड रेवेन्यू माना है। इसमें थोड़े से इनोवेशंस आए हैं, वो जैसे जैसे आएंगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये अब एक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि इसकी कन्वर्जन रेशो क्या है। 1 गोल्ड टंका वॉज इक्वल टू 10 सिल्वर टंकास। एक गोल्ड का टंका वॉज इक्वल टू 10 सिल्वर टकास एंड 1 सिल्वर टका वॉज इक्वल टू कितने कॉपर जित्तल? 48। 1 सिल्वर टंका वॉज इक्वल टू 48 कॉपर जित्तल्स। तो एक गोल्ड टंका वॉज इक्वल टू 480 कॉपर जित्तल्स। तो ये कन्वर्जन रेशो थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये फाउंडेशन भी इल्तुमिश के टाइम पे रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिस्कल सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम। ट्रेड एंड कॉमर्स को ऑफ कोर्स इससे एक बूस्ट मिला कि आपके पास एक करेंसी है जो लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉपर रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई। पीस इस्टेब्लिश हुआ तो ट्रेड एंड कॉमर्स थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से इल्तुमिश का रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब इल्तुमिश की रूल के बाद थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी आ जाती है। एक्चुअली इल्तुमिश का कोई भी बेटा ढंग का नहीं होता। इल्तुमिश को ये बात पता होती है, इसलिए इल्तुमिश ने प्रपोज किया होता है कि मेरी बेटी रजिया सुल्ताना को, मेरी बेटी रजिया को मेरी डेथ के बाद सुल्तान बनाया जाए, सल्तना बनाया जाए। जब तक इल्तुमिश जिंदा था तब तक तो टर्किश नोबल्स ने कुछ नहीं बोला, कहते जी ठीक है बिल्कुल सही बात है कि इल्तुमिश पावरफुल रूलर था। जैसे ही इल्तुमिश की डेथ होती है, अब बनना तो होता है रजिया ने, लेकिन नोबल्स ये कहते हैं कि यार अब हम हाई बॉर्न टर्किश नोबल्स क्या एक वुमेन द्वारा रूल किए जाएंगे, ये बात हमें कतई मंजूर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो एक यूजलेस सन ऑफ इल्तुमिश होता है, जो इल्तुमिश को ही पता होता है कि इज गुड फॉर नथिंग, क्योंकि अगर वो अच्छा ही होता तो उसे राजा ही बना देता, खुद ही राजा प्रपोज कर देता। इल्तुमिश को पता होता है कि इनसे गवर्नेंस नहीं होगी, तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन टर्किश नोबल्स उसके एक ऐसे ही बेटे को, रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बिठा देते हैं कि चल ये यूजलेस रूलर है, हम लोग मिलके पावर अपने हाथों में ले लेंगे, बोलने के लिए, कहने के लिए ये रूलर रहेगा, रियल पावर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चालीसा के मेंबर्स ये प्रपोज करते हैं, इस तरह से वो एक्शन में आते हैं। गेम किस तरह से उल्टी पड़ जाती है। रुकनुद्दीन फिरोज की जो मदर होती है शाह तुर्कन, ये इल्तुमिश की मेड होती है, उसके हारेम में रखी होती है, उसकी कॉन्क्यूबाइन होती है। एंड लाइक काफ़ी सारे टर्किश नोबल्स ने पुराने मतलब इसके जवानी के दिनों में इसे बहुत तंग किया होता है। तो ये शाह तुर्कन अपने लाइक बचपन के जवानी के टाइम के बदले लेना स्टार्ट कर देती है टर्किश नोबल्स के साथ। उन्हें दूर दूर कहीं लाइक इनफर्टाइल लैंड्स के ऊपर उन्हें पोस्ट करना स्टार्ट कर देती है, इंपॉर्टेंट ऑफिस से रिमूव करना स्टार्ट कर देती है, तो पुराने बदले लेना स्टार्ट कर देती है। अब टर्किश नोबल्स को लगता है कि यार ये तो बात उल्टी पड़ गई है, कि ये सुल्तान वैसे ही किसी काम का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन देख नहीं रहा है, एंड इसकी मदर क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई है, कोर्ट नोबल्स को इसने पेट्रोनाइज किया हुआ है, अपने इंपॉर्टेंट बंदों को इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स दी हुई हैं, तो ये तो सिस्टम सेट नहीं आया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो रहा। अब वो फिर से स्कीम लगाते हैं चालीसा वाले, वो कहते हैं हम एक काम करते हैं यार, इल्तुमिश ने ठीक ही प्रपोज किया था कि रजिया को हम रूलर बना देते हैं। रजिया तो एक औरत है, उसे क्या पता एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रन करनी है, उसे क्या पता मिलिट्री अफेयर्स किस तरह से देखे जाते हैं, तो वो हमारे वश में रहेगी, उसे हम कंट्रोल करके रखेंगे। तो टर्किश नोबल्स अब क्या करते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज को रिमूव कर देते हैं, रजिया सल्तनत को सपोर्ट करते हैं, उसे गद्दी पे बिठाते हैं। तो इस तरह से 1236 में रजिया गद्दी पे बैठती है। लेकिन अगेन चालीसा वॉज डिसअपॉइंटेड, इनकी कैलकुलेशंस खराब हो रही हैं। अब किस तरह से उन्होंने सोचा होता है कि रजिया तो भाई एक औरत है, इसे हम कंट्रोल कर लेंगे, इसे क्या पता एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रन की जाती है। बट कॉन्ट्रेरी टू देयर एक्सपेक्टेशंस, रजिया अपना प्रॉपर इंडिपेंडेंट रूल करना स्टार्ट कर देती है विदाउट टेकिंग एनी एडवाइस फ्रॉम चालीसा। वो अपने बंदों को इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स देना स्टार्ट कर देती है, जो पुराने नोबल्स होते हैं उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, एक नया सा ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देती है जो उसे सपोर्ट करेगा।
इनफैक्ट शी स्टार्ट्स मूविंग आउट इन ओपन ऑल्सो, उसने पर्दा वाली जो प्रैक्टिस थी वो भी त्याग दी एंड ओपनली वो पब्लिक में वो अपीयर करना स्टार्ट कर देती है। अब इन सारी चीज़ों से फिर से टर्किश नोबल्स ऑफेंड हो जाते हैं, फिर से चालीसा ऑफेंड हो जाती है। अब चालीसा क्या करती है, अब रिबेलियन स्टार्ट होती है। वो कहते हैं कि हमने निजी रजिया के कंट्रोल में रहना। एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग तो पहले लगी हुई थी, उसमें चिंगारी मतलब और क्या किस तरह से इंस्टिगेट किया। रजिया ने एक एबिसिनियन स्लेव जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर लगा दिया। अमीर आखूर एक पोस्ट थी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स या कमांडर ऑफ स्टेबल्स, जैसे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। अब एक एबिसिनियन स्लेव, जैसे कंटेम्प्रेरी जो लिटरेचर है वो बोलते हैं हबशी, एक अब टर्किश नोबल्स बोला है कि अब एक हबशी थोड़ी डिसाइड करेगा कि हमें कौन से घोड़े मिलेंगे, किसको कौन सी कैवेलरी मिलेगी। तो ये तो इन टर्किश नोबल्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। पहले तो एक वुमेन रूल कर रही है, ये हमें मंजूर नहीं है। दूसरा कहते हैं कि एक हबशी स्लेव has been appointed to such a senior post, such a important post, अमीर अखूर, ये बात हमें कतई मंजूर नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी बठिंडा के गवर्नर अल्तूनिया को। तो टर्किश नोबल्स रिबेल अगेंस्ट रजिया लेड बाय गवर्नर ऑफ बठिंडा अल्तूनिया। अब रजिया एक एक करके रिबेलियंस को सप्रेस करना स्टार्ट करती है। जब बठिंडा वाली रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए जाती है, अल्तूनिया ज़्यादा पावरफुल होता है, वो उसे डिफीट कर देता है एंड याकूत को मार देता है। रजिया को अरेस्ट करके रख लेता है। अब रजिया गुंडों में जब फंसी गई है तो रजिया स्कीम लगाती है कि किस तरह से मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ। तो वो अल्तूनिया को इनफैक्ट प्रपोज करती है कि देख याकूत तो मर ही गया है, एक काम करते हैं हम दोनों शादी कर लेते हैं, दिल्ली जाएंगे, सारी सल्तनत के ऊपर अपना कंट्रोल बनाएंगे। अब इल्तुतमिश भी उसकी बातों में आ जाता है। इल्तुतमिश कहता है बिल्कुल ठीक बात है, हम दोनों शादी कर लेते हैं, दिल्ली जाएंगे एंड रूल करेंगे। अब जब वो दिल्ली वापस जा रहे होते हैं, बाकी के टर्किश नोबल्स जिन्होंने रिबेल किया होता है वो कहते हैं हमारा क्या, रिबेलियन तो हम सब ने मिलके की थी, शादी सिर्फ इसकी अल्तूनिया की हो गई है, तो हमें क्या मिला इस बात से। फिर इसके कुछ कजन्स वगैरह भी होते हैं, वो भी जैसे बहरम शाह इसका हाफ ब्रदर होता है, तो वो भी ऑफेंड हो जाता है, वो रजिया के अगेंस्ट रिबेल कर रहा होता है और टर्किश नोबल्स भी रिबेल कर रहे होते हैं। तो उनकी सपोर्ट के साथ अल्तूनिया और रजिया दे वर किल्ड बाय बहरम शाह नियर कैथल इन 1240। तो ये ओनली इंस्टांस था हमारी हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में सॉरी, जहां एक वुमेन गद्दी पे बैठती है, थ्रोन पे बैठती है, लेकिन मतलब कंटेम्परेरी सोशल कंडीशंस की वजह से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कंटेम्परेरी सोशल कंडीशंस की वजह से उसे इतनी रिबेलियंस का सामना करना पड़ा एंड अल्टीमेटली शी हैड टू पे विद हर लाइफ। तो दैट्स द एपिसोड ऑफ रजिया सल्तना। इससे जो अगला पीरियड है, दिस वॉज द पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी व्हेन चालीसा स्टार्टेड कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। हम देख ही रहे हैं कि इल्तुतमिश की डेथ के बाद से चालीसा कितना ज्यादा इंटरफियर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, इनफैक्ट रूलर्स को रूल नहीं करने दे रही है। रजिया के डेथ के बाद तो राजा कौन बनेगा ये भी बस चालीसा आपस में डिसाइड कर लेती थी, कौन सा टर्किश नोबल, मतलब टर्किश नोबल्स आपस में डिसाइड कर लेते थे कि इल्तुतमिश के किस बेटे को गद्दी पे बिठाया जाए, इल्तुतमिश के किस ग्रैंडसन को गद्दी पे बिठाया जाए। तो पहले वो बहरम शाह को गद्दी पे बिठाते हैं, उसके बाद इसकी आर्मी ही बहरम शाह को मार देती है। आप यू कैन जज द लेवल ऑफ इंस्टेबिलिटी कि बहरम शाह वाज किल्ड बाय हिज ओन आर्मी, टर्किश नोबल्स ही उसे असैसिनेट कर देते हैं। ही वाज सक्सीडेड बाय महसूद शाह हु वाज वन ऑफ द ग्रैंडसन्स ऑफ इल्तुतमिश, बट पावर अल्टीमेटली वाज इन द हैंड्स ऑफ चालीसा। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो आते हैं नसीरुद्दीन महमूद। अब होते तो ये भी वन ऑफ द सन्स ऑफ इल्तुतमिश हैं, जो कि चालीसा की वजह से ही गद्दी पे बैठते हैं, लेकिन दिस टाइम ही वाज सपोर्टेड बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट नोबल जिसका नाम था बलबन।
अब बलबन को पता होता है ही वॉज एन एम्बिशियस नोबल, वो सल्तनत के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहता था। उसने पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखी होती है। 1236 रजिया के गद्दी पे बैठने से लेके 1246 बलबन को पता होता है कि पिछले 10 साल में क्या हुआ। चालीसा ने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को रन होने ही नहीं दिया, एंड सल्तनत का कितना नुकसान हो गया। इनफैक्ट मंगोल इन्वेजन स्टार्ट हो गई 1241 एंड 1246 में 2 बार मंगोल इन्वेजन्स होती हैं, एंड लाहौर वाला जो रीजन है उसे वो रैंसैक कर देते हैं। द सिटी ऑफ लाहौर वॉज लूटेड बाय मंगोल्स फर्स्ट इन 1241 एंड देन इन 1246। अब बलबन कहता है कि यार इस सिस्टम में कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा। बलबन हिमसेल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ चालीसा, ये चालीसा का ही मेंबर होता है। इसे पता होता है कि टर्किश नोबल्स किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से इंटरफियर करते हैं, क्या ये स्कीम्स लगाते हैं, क्या ये प्लॉट्स बनाते हैं। तो बीइंग अ मेंबर ऑफ चालीसा ही वांटेड टू एंड दिस इंस्टीट्यूशन कि यार बस बहुत हो गया, अब मेरा बंदा गद्दी पे बैठ के, अब इस बंदे की मदद से मैं चालीसा की पावर को भी कर्ब करूंगा, एंड हो सका तो इसके बाद खुद ही मैं राजा बन जाऊंगा। एंड वो अल्टीमेटली इस चीज को अचीव भी करते हैं। तो नेक्स्ट जो पीरियड है इसे हम बोलते हैं एरा ऑफ बलबन, द टाइम ऑफ बलबन। इस पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1246 से लेके 1266 तक का जो पीरियड है, इस टाइम पे सुल्तान तो थे नसीरुद्दीन महमूद, हु वाज वन ऑफ द सन्स ऑफ इल्तमिश, लेकिन रियल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ बलबन। अब इस चीज को फॉर्मलाइज करने के लिए बलबन क्या करता है, पोस्ट क्रिएट करता है नायबे मामलुकात की, नायब डिप्टी सुल्तान, कि सुल्तान तो नसीरुद्दीन महमूद है, मैं सुल्तान का नायब हूं, यानी कि डेप्टी हूं। तो एज नायब ही एक्सरसाइज्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस, ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ओवर द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ओवर लाइक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत। उसके बाद 1266 में सुल्तान की डेथ होती है। सुल्तान का कोई बेटा नहीं होता है। इनफैक्ट नसीरुद्दीन महमूद की शादी हो जाती है, ये करवा देता है अपनी बेटी के साथ, तो खुद ससुर बन जाता है सुल्तान का। एंड सुल्तान को बोला होता है कि अगर मेरी बेटी का ध्यान ना रखा तो मैं त्राही त्राही मचा दूंगा। जो सुल्तान होता है इसकी कोई और वाइफ नहीं होती है, स्ट्रिक्टली मोनोगमस लाइफ ही जीता है, बेटा कोई होता नहीं है इसका बाय डॉटर ऑफ बलबन। तो जैसे ही सुल्तान की डेथ होती है उसके बाद सक्सेसर बन जाता है बलबन खुद। तो एज सुल्तान वो गद्दी पे बैठता है 1266 के आसपास, एंड डेथ होती है उसकी 1287 में। तो ये जो पूरा 40 साल का पीरियड है इसे हम एरा ऑफ बलबन बोल सकते हैं। इस 40 साल के पीरियड में कुछ 1-1.5 साल ऐसा आता है जब बलबन नायब की पोस्ट से हटा दिया जाता है। जो बाकी के टर्किश नोबल्स हैं उनको जेलसी होने लग जाती है कि यार ये बलबन के पास इतनी पावर क्यों है, तो वो सुल्तान के कान भर देते हैं एंड लाइक गलत एविडेंस प्रेजेंट कर देते हैं। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुछ टाइम के लिए बलबन को फोर्स कर दिया जाता है कि दूर कहीं नगौर में चला जाए, राजस्थान में उसे पोस्ट कर देते हैं जहां पर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी। बलबन ऑफेंड हो जाता है, वो अपनी फोर्सेस को, अपने लॉयल जो बंदे होते हैं उनको लाइक रीग्रुप करता है, एंड जिन टर्किश नोबल्स ने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की होती है उन सबको वो डिफीट करता है। तो इस तरह से बलबन अपने कॉम्पिटिटर्स को, जो एक छोटा सा फेज आता है 1.5 साल का, 1254 के आसपास, 53-54 के आसपास, जब एक इंडियन मुस्लिम इमादुद्दीन रायहान नैब की पोस्ट पे बैठता है। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, कॉन्स्पिरेसी की होती है टर्किश नोबल्स में, गद्दी पे बैठता है रेहान जो कि एक इंडियन मुस्लिम होता है। क्यों भाई? एक्चुअली टर्किश नोबल्स आपस में एग्री नहीं कर पाते कि चलो बलबन को तो हमने बाहर निकाल दिया है, अब नायब कौन बनेगा। वो आपस में लड़ाई हो जाती है, वो कहते हैं यार एक इंडियन मुस्लिम को लगा देते हैं, तो रेहान को वो नायब की पोस्ट पे बिठा देते हैं। बट बलबन बहुत जल्दी अपने बंदे इकट्ठे करके इनको डिफीट कर देता है। तो ये पूरा 40 साल का पीरियड कैन बी क्लब्ड एज
द एरा ऑफ बलबन। अब बलबन किस तरह से अपनी पोजीशन को सिक्योर करता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले तो वो समझता है कि मुझे चालीसा की पावर को कर्व करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, ये कहते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या गलत सा सिस्टम स्टार्ट किया कि हम सब भाई हैं एंड सारे मिलकर रूल करेंगे, सबका फायदा हो गया। भाई सुल्तान सुपीरियर अथॉरिटी होता है एंड जो नोबल्स होते हैं वो सारे इन्फीरियर होते हैं। तो चालीसा की पावर को कर्व करने के लिए सबसे पहले तो रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया जाए। किस तरह का कोर्ट डिसिप्लिन, कि सिर्फ सुल्तान बैठेगा बाकी सारे खड़े रहेंगे। कोर्ट में कोई ऐसे जोक्स वगैरह नहीं क्रैक किए जाएंगे, एक सीरियस माहौल मेंटेन किया जाएगा। ड्रिंकिंग, मतलब नोबल्स ने अगर ड्रिंक करनी है, कोई ड्रिंक करके कोर्ट में नहीं आएगा, वो खुद तो उसने ड्रिंकिंग ही छोड़ दी, ताकि कोई भी नोबल उसे नॉन सीरियस मूड में ना देखे। कहते हैं कि दारू पी के जनता ऐसे माहौल खराब करती है, तो सबसे पहले तो मैं खुद ही दारू छोड़ देता हूँ ताकि जनता मुझे सीरियस माहौल में देखे। एंड कोर्ट में नो नोबल वॉज अलाउड टू कम टू कोर्ट अगर उसने कोई इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह कंज्यूम किए हुए हैं। फिर सिजदा एंड पाइबोस की प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करता है ये। सिजदा इज प्रोस्ट्रेशन, कि पूरा झुक के अपना नाक जमीन पे लगाना है। सबसे पहले जब नोबल आएगा, चाहे कितना भी हाई रैंकिंग नोबल हो, कितना भी बड़ा गवर्नर, कितने भी बढ़िया एरिया का वो गवर्नर क्यों ना हो, आएगा तो सबसे पहले दरबार पे वो सजदा करेगा, पूरा झुक के फुल प्रोस्ट्रेशन करेगा। एक वो सीरियल्स में देखते हो ना आप, 3 बार वो ऐसे करते हैं, वो नहीं है सजदा। प्रॉपर पूरा लेट के अपना नाक जमीन पे रख के फिर वो उसे सजदा माना जाता था। गेट पे सजदा करेगा, आके सुल्तान के पैरों को किस करेगा, किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान। फिर वो जाके प्रॉपर जो उसकी जगह सुनिश्चित की गई है अपनी जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा। बैठना किसी को अलाउड नहीं है, मजाक करना किसी को अलाउड नहीं है कोर्ट में। फिर जी एक वो कहता है कि सुल्तान की पॉम्प एंड शो को डिस्प्ले करने के लिए हम एक एनुअल रिपब्लिक डे परेड किया करेंगे, नौरोज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करेंगे। दिस वॉज अ पारसी न्यू ईयर, नौरोज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि सुल्तान अपनी मिलिट्री डिस्प्ले करेगा, जितने उसके जो फियरसम बॉडी गार्ड्स वगैरह हैं उनको वो शो करेगा। इनफैक्ट बॉडी गार्ड्स तो कहता है कि सुल्तान हमेशा बॉडी गार्ड्स के साथ ही घूमेगा। अब आप देखते हो कि अपने जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं या सीनियर ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी सिक्योरिटी के साथ घूम रहे होते हैं। उसका आधा पर्पस तो होता है चलो सिक्योर करना, बाकी का आधा पर्पस होता है थोड़ा सा लोगों को ओवर ऑ करना कि यार इतना देखा कितनी सिक्योरिटी है। तो उस तरह से सुल्तान भी हमेशा फियरसम बॉडीगार्ड्स द्वारा सराउंड किया जाएगा, जो अपनी नंगी तलवारें लेके उसके साथ मूव किया करेंगे जब भी वो सुल्तान पब्लिक में जाएगा। तो इस तरह की चीजें करके वो नोबिलिटी को सप्रेस करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि सोशल गैदरिंग्स वगैरह नहीं की जाएंगी, आपस में जो तुम रिश्ते कर लेते हो कि किसी की बेटी की शादी किसी के साथ करा दी, कि नोबल फैमिलीज में अगर कोई मैट्रिमोनियल अलायंस होएगा तो पहले सुल्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह की चीजें वो करनी स्टार्ट कर देता है। फिर हार्श पनिशमेंट्स देनी स्टार्ट कर देता है। अब वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से करता है कि मुझे तो जस्टिस इतना पसंद है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी गरीब के ऊपर अत्याचार करे। एक्चुअली वो क्या करना चाह रहा होता है, टर्किश नोबल्स को सप्रेस करना चाह रहा होता है। अब उस टाइम में पावर का अब्यूज तो था ही, एब्सोल्यूटिज्म की एज थी, तो जिसके पास पावर होती थी वो करता ही था थोड़ा बहुत अत्याचार। तो लेकिन बलबन अब क्या करता है, उसका एक्सक्यूज लेके कि तूने गलती कर दी है, अब तेरे को मैं सजा दूंगा। अब जैसे गवर्नर ऑफ खारा होता है, वो अब ड्रंकन स्टेट में किसी को ऐसे सजाए मौत देता है, उसे पब्लिकली फ्लॉक किया जाता है, उसके ऊपर चाबुक से मारे जाते हैं पब्लिकली कि तूने ये कैसे कर दिया। तो इस तरह से वो काफी हार्श पनिशमेंट्स वगैरह देता है अपने हायर टर्किश नोबल्स को। फिर वो क्लेम करता है कि वो जी एक लेजेंडरी सेंट्रल एशियन हीरो हैं, अफरसियाब, कि तुम ऐसे मेरे को छोटा मोटा बंदा ना समझो, कि तुम ये जो सोचते हो ना कि हम सारे इक्वल हैं, मिल बांट के हम रूल कर रहे हैं, तुम छोटे लोग, मैं अफरसियाब का डिसेंडेंट हूँ। था नहीं, मतलब ये ऐसे जैसे
कोई ऐसे फेमस स्टोरी हो जाती है, जैसे हमारे देश में की अगर हम एग्जांपल लें तो रामायण महाभारत एपिक्स हैं। जितनी भी डायनेस्टीज बाद में हुई हैं, चाहे उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन हो महाभारत एंड रामायण से या ना हो, लेकिन उन डायनेस्टीज के फाउंडर्स अपनी डिसेंट ट्रेस करते हैं कि जी हम तो प्रभु श्री राम के साथ रिलेटेड हैं, हम तो लक्ष्मण के साथ रिलेटेड हैं, हम तो पांडवों के साथ रिलेटेड हैं। इस तरह से मतलब एक सिंबॉलिक सा कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, रियल और फिक्टिशियस। उसी तरह से एक ईरानियन हीरो था अफरसियाब, तो बलबन कहता है कि तुम भाई छोटे लोग, मैं अफरसियाब का डिसेंडेंट। इस तरह से उसने अपना रोब रुतबा बनाने की कोशिश की। फिर वो कहता है कि ना ही सिर्फ मैं अफरसियाब का डिसेंडेंट हूं, मैं शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ हूं, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ हूं, नियाबत ए खुदाई, कि खुदा की का नूर है, खुदा की मेहर है मेरे ऊपर। तो जिल्ले इलाही, नियाबत खुदाई के वो टाइटल्स अज्यूम करता है कि डेप्यूटी ऑफ गॉड ऑन अर्थ हूं मैं, कि तुम लोग अपने आप को मेरे इक्वल ना समझो। तो इस तरह से उसने सुल्तान के ऑफिस की जो प्रतिष्ठा थी वो काफ़ी ऊपर लेके जाने की कोशिश की, ताकि वो टर्किश नोबल्स को चेक कर सके। इस तरह से उसने चालीसा की पावर को कर्ब करने की कोशिश की एंड ये इंश्योर किया जो टर्किश नोबल्स अपॉइंट किए जाते हैं डिफरेंट पोस्ट के ऊपर, वो एब्सोल्युटली उसकी कंट्रोल के अंडर रहें। जैसे ही वो कंट्रोल के बाहर जाते हैं उन्हें कर्ब किया जाता था। बट मतलब हैविंग सेड दैट, अब ये वाला पोर्शन कंप्लीट है। वन मोर थिंग दैट यू शुड नो अबाउट बलबन इज दैट ही वाज डीपली रेसिस्ट। ही बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ टर्क्स। टर्क्स को छोड़ के वो किसी को कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता था। जितने भी इक्तादार अपॉइंट करने हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं, सारे के सारे टर्किश नोबल्स होने चाहिए। अफगान्स को कोई रोल नहीं दिया जाएगा, इंडियन मुस्लिम्स को कोई रोल नहीं दिया जाएगा, और मुस्लिम्स को मतलब हिंदूज को तो नहीं ही दिया जाएगा। ही वॉज डीपली रेसिस्ट एंड ही ओनली प्रमोटेड हाई बॉर्न टर्किश नोबल्स टू इंपॉर्टेंट ऑफिसेस, वो भी तब अगर वो उसकी बात मानेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से उसने कंसोलिडेट करने की कोशिश की अपनी पोजीशन, ताकि स्टेबिलिटी आई सल्तनत में, ऐसे इंस्टेबिलिटी ना रहे, अनस्टेबल सा दौर ना चलता रहे। फिर हमने देखा था कि वो जो चालीसा वाला पीरियड था 1236 से 1246, उसमें मंगोल इन्वेजन स्टार्ट हो गई थी दिल्ली की। एंड इन फैक्ट ये मंगोल इन्वेजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि 46 में ख़त्म हो गई, उसके बाद भी हर 3-4-5 साल बाद मंगोल्स आ ही जाते थे। क्यों आते थे? क्योंकि इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स वेल्थ, तो यहाँ आएंगे, बहुत सारी बूटी लेके वापस चले जाएंगे। सेंट्रल एशिया, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ है ईरान, ऊपर है सेंट्रल एशिया। चंगेज खान की डेथ के बाद जो चंगेज खान के बेटे थे, उन्होंने मंगोल अंपायर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। अभी भी सिंगल अंपायर ही था, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। यहाँ पर थे इल खानेत ब्रांच, एंड यहाँ पर थी सेंट्रल एशिया में थी चगतायद ब्रांच। हमारे काम की ये दो ही हैं ब्रांच। कहीं गोल्डन होर्ड भी था रशिया की तरफ, कहीं युआन डायनेस्टी थी चाइना की तरफ। मतलब उनका हमसे इंडियन हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, चगताई ब्रांच बेस्ड इन सेंट्रल एशिया एंड इल खान ब्रांच बेस्ड इन ईरान। अब ये क्या करते थे, इनवेरिएबली कभी ना कभी 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद इंडिया इन्वेजन कर देते थे। बहुत सारा पैसा लूटने को मिलेगा, वो पैसा हम इस्तेमाल करेंगे अपने अंपायर को और बढ़िया करने में। तो एवरी 2-3-4 ईयर्स देयर वुड बी मंगोल इन्वेजन्स। कभी इल खान वाले आ जाते थे, कभी चगताई ब्रांच वाले आ जाते थे। अब बलबन मंगोल मिनेस को किस तरह से चेक करता है? As far as इल खान्स वर कंसर्न्ड, इनको तो वो कंसिलिएट करने की कोशिश करता है, इनके साथ तो वो पीस ट्रीटी साइन कर लेता है
इनके एम्बेसडर को इनवाइट करता है। मैंने आपको बताया ना, कोई नौरोज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, उसमें रिपब्लिक डे परेड है, जैसे कभी भूटान के किंग को बुला लिया, कभी किसको बुला लिया, कभी लाइक फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुला लिया, इस तरह से। तो बलबन ने क्या किया, 1259 में हलाकू खान के एम्बेसडर्स को इनवाइट किया कि आप यार अपने बंदे भेजो, लाइक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली सल्तनत कितनी अच्छी सल्तनत है, आप अननेसेसरली हमारे साथ लड़ाइयाँ कर रहे हो, हम ट्रेडिंग रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं, हमें घोड़े चाहिए इस इलाके से, और लाइक कमोडिटीज़ हैं जो इंडिया से आपको मिल सकती हैं, टेक्सटाइल्स वगैरह, तो हम ट्रेडिंग रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं, पीस होना चाहिए हमारे बीच में। तो इल खान ब्रांच के साथ तो वो पीस ट्रीटी साइन कर लेता है, लेकिन चगतायत ब्रांच वाले ये कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ इनके पास रिसोर्सेज थोड़े से कम थे एज कम्पेयर टू इल खान ब्रांच सेंट्रल एशिया में, तो ये इन्वेजन्स, वॉर बूटी वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ। ये हर साल, मतलब हर 3-4-5 साल बाद ये इंडिया के इन्वेजन्स किया ही करते थे। अब इस केस को, इन इन्वेजन्स को, मंगोल इन्वेजन्स को चेक करने के लिए बलबन क्या करता है, बलबन अडॉप्ट करता है द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये क्या थी द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? ये कहता है सबसे पहले तो यार एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए, सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए। इससे पहले तक क्या होता था, जो वजीर होता था, वजीर ही मिलिट्री डिपार्टमेंट देखता था, वजीर ही फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखता था, तो वजीर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ये कहता है यार मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग किया जाए। इस सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट को इसने नाम दिया दीवाने अर्ज। प्रॉपर एक मिलिट्री डिपार्टमेंट होगा जिसका काम होगा रिक्रूटमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करना, आर्मी को स्ट्रीमलाइन करना, इस तरह से। फिर दूसरी चीज क्या थी इसमें, फ्रंटियर फोर्स को स्ट्रेंथन करना। कह रहा है कि यार मंगोल्स आते कहाँ से हैं, वो तो इधर पंजाब वाली साइड से ही आते हैं। सेंट्रल एशिया से अगर दिल्ली की तरफ आना है तो पंजाब वाली साइड से ही आना पड़ेगा। तो जितने भी ये पंजाब वाले रीजन के मेरे फोर्ट्स हैं उन्हें मैं स्ट्रेंथन करूंगा। बठिंडा, समाना, सरहिंद, ये जो सारे फ्रंटियर फोर्ट्स थे इन्हें स्ट्रेंथन किया गया। हर किले में 2-2 महीने का राशन रखा गया कि अगर लाइक मंगोल इन्वेजन हो भी जाती है एंड वो मेरे किले को घेर लेते हैं तो ऐसा ना हो कि राशन की कमी की वजह से या असले की कमी की वजह से मेरा जो कमांडर है वो सरेंडर कर दे। तो 2-2 महीने का राशन रखा जाएगा ताकि मतलब वो अपने आप को डिफेंड कर सके, ताकि इन दी मीनवाइल पीछे से सपोर्ट भी दी जा सके। अब अगर हफ्ते का राशन होगा तो हफ्ते से ज़्यादा तो टाइम ही लग जाएगा सपोर्ट प्रोवाइड करने में, उतने में बंदे ने सरेंडर कर दिया। तो फ्रंटियर फोर्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा। फिर दिल्ली वाले रीजन में क्या किया इसने, दिल्ली वाले रीजन के अराउंड जो पेरीफ्री वाला एरिया था वो सारा क्लियर करवाया गया। फॉरेस्टेड रीजन था जहां मेवातीज रहते थे। मेवातीज जब मंगोल्स इन्वेजन करते थे, मेवातीज आगे उनको लीड ऑन करते थे कि आप यहाँ अटैक कर दो, आप यहाँ अटैक कर दो। तो इसने क्या किया कि दिल्ली के अराउंड वाला जो सारा रीजन है, फॉरेस्टेड रीजन था, इसे क्लियर करवा दिया, बिल्कुल प्लेन कर दिया, ताकि दूर से ही पता चल जाए मंगोल्स कहाँ से आ रहे हैं, छुप के ना वो अटैक कर पाए। दूसरी बात, फिर उस क्लियर्ड रीजन ने इसने अफगान गैरिसन्स अपॉइंट किए गए, स्पेशल छावनियाँ क्रिएट कर दी गई अराउंड दिल्ली, जो कि अफगान कंटिजेंट्स द्वारा मैन की जाती थी कि अगर पहले मंगोल्स आएंगे तो इनके साथ लड़ेंगे, इन दी मीनवाइल हम दिल्ली के डिफेंसेस तैयार कर लेंगे अगर वो दिल्ली तक पहुंच भी जाते हैं। तो इस तरह से कैपिटल को डिफेंड किया, फ्रंटियर्स को डिफेंड किया, मिलिट्री डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया। इस तरह से उसने ये अपना मंगोल मीनेस को टैकल करने की कोशिश की एंड दी मेजर्स वर सक्सेसफुल ऑल्सो। आगे वाली जो इन्वेजन्स होती हैं, 79 में इन्वेजन होती है, फिर 80s में इन्वेजन होती हैं, दे वर रिपल्स्ड बैक फ्रॉम पंजाब ओनली। दिल्ली तक तो मंगोल्स को आने का मौका ही नहीं दिया गया, दूर से ही रिपल्स कर दिया गया। ऐसी ही एक इन्वेजन में बलबन के फेवरेट सन होते हैं प्रिंस मोहम्मद, उनकी डेथ हो जाती है 1285 में। मंगोल्स के अगेंस्ट लड़ते हुए प्रिंस मोहम्मद की डेथ हो जाती है। दिस वॉज अ वेरी ग्रेव ब्लो टू बलबन। बलबन ने ही वॉज
क्राउन प्रिंस। बलबन ने इसे इस तरह से रेज किया होता है कि मेरी डेथ के बाद ये राजा बनेगा, लेकिन अब पापा के जिंदा रहते ही प्रिंस की डेथ हो जाती है। बलबन को बहुत अफसोस होता है, बहुत रोया वो अपने बेटे के उस पर, कोर्ट में नहीं, कल जब उसे खबर मिली तो ही वॉज वेरी सेटबैक, उसे एक मिलता है, लेकिन वो बाहर जाके अफसोस पब्लिकली नहीं करता, अकेले में वो काफ़ी अफसोस करता है, ऐसा हमें कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस बताते हैं। बट अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दी स्टेप्स टेकन बाय बलबन, उसकी अथॉरिटी री एस्टेब्लिश हो जाती है फ्रॉम पंजाब टू बंगाल। हिज फ्रंटियर्स वर सिक्योर फ्रॉम मंगोल्स। अगर मंगोल्स अटैक करते भी थे तो पंजाब से ही उन्हें वापस भेज दिया जाता था। पंजाब से लेके बंगाल तक का पूरा रीजन अब फिर से बलबन के कंट्रोल में आ गया था। अब आप सोचोगे यार सर आपने इल्तुतमिश के टाइम पे भी यही बात बताई थी, पंजाब से बंगाल, अब फिर से बता रहे हो। इल्तुतमिश की डेथ के बाद जब 40 वाला टाइम आता है, बंगाल वाले अपने आप को फिर से इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। बंगाल वाले रीजन को फिर से दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में लेके आता है बलबन। तो इस तरह से वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। अब बलबन की डेथ के बाद फिर से आता है एक पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी 1287 से 1290। कोई एबल सन बचा नहीं होता बलबन का, जिसको उसने रेस किया होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन ही वाज रिप्लेस्ड बाय हिज सन काइक्यूबाद, हु वाज नॉट वेरी कैपेबल। एडमिनिस्ट्रेशन जो नोबल्स होते हैं उनके हाथ में आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इसकी डेथ होती है। ही वाज सक्सीडेड बाय माइनर सन काइमूर्स 1290 में। इसके गार्डियन होते हैं जलालुद्दीन फिरोज, who was also अर्ज़े मामलूकात, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोबल होते हैं, जो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है इस माइनर सुल्तान के गार्डियन की। अब ये गार्डियन ही माइनर सुल्तान को मार देता है एंड खुद गद्दी पे बैठ जाता है विद द टाइटल जलालुद्दीन फिरोज खलजी। तो इसके साथ हमारी इल्बारी डायनेस्टी का टाइम खत्म होता है, स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है, न्यू डायनेस्टी स्टार्ट होती है, दैट इज द खलजी डायनेस्टी। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में स्टडी करेंगे।